ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये सेकंड पार्ट है। और अगर आपने इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, और इन तीनों कंसेप्ट्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को देखने से पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, एक बेस है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमें एक नया डेटा टाइप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हम एक नया डेटा टाइप किस तरह से बना सकते हैं और उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस के साथ, एरेज के साथ। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर भी मैं क्या करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर का ओवरव्यू आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ही कन्वर्ट करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अगर आप मेरी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और हम स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को 4 से 5 मिनट तक स्किप कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 4 से 5 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देने वाला हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल। स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट्स की एक कलेक्शन है। और स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हमें नया डेटा टाइप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने एक वैल्यू को स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 को स्टोर कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा इंट टाइप का। क्योंकि 5 क्या है, इंटीजर टाइप की एक वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसके अंदर असाइन करा दूँगा 5। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लॉट टाइप की वैल्यू को असाइन कराऊँ तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप रखूँगा फ्लॉट, कैरेक्टर के लिए कैर। और अगर मैं कोई स्ट्रिंग को स्टोर कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप यूज़ करूँगा। बट उसके बाद हमने एक कंसेप्ट देखा था कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराना चाहते हैं बट उनकी टाइप क्या है, सेम है। अगर सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को हमने स्टोर कराना है तो उसके लिए हमने एक कंसेप्ट को देखा था जो कि था एरे। एरे की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं एक ही टाइम में। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 वेरिएबल्स बनाने हैं इंट टाइप के, तो उसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूँ कि एक एरे बना सकता हूँ और उसका साइज रख सकता हूँ 10, बजाय इसके कि मैं 10 सेपरेट वेरिएबल बनाऊँ। इसी तरह हो सकता है कि मैंने 500 वेरिएबल्स बनाने हों, तो उसके लिए मुझे 500 वेरिएबल्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक एरे क्रिएट कर लूँगा। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एरे की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेम ही टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करा सकते हैं। जैसा कि मैंने क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स को स्टोर करना है। अगर यहाँ पे यूज़र के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और उनके मार्क्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना सकता हूँ और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एरे बनाने के लिए वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साइज़ को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 5, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 वेरिएबल्स वाला एक एरे बनेगा। तो इतना लिखने से हमने क्या किया, दरअसल 5 वेरिएबल्स बना लिए। इसी तरह अगर यहाँ पे मुझे 500 वेरिएबल्स की ज़रूरत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 500। तो इस तरह क्या होगा कि 500 वेरिएबल्स बन जाएंगे इंट टाइप के। एरे की मदद से हम क्या कर सकते थे कि वेरिएबल्स का एक ग्रुप बना सकते थे, बट यहाँ पे उनकी टाइप सेम ही होगी। यहाँ पे या तो एरे की टाइप इंट हो सकती है, फ्लॉट हो सकती है, कैर हो सकती है,
यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि मुख्तलिफ डेटा टाइप के वेरिएबल्स का एक ग्रुप बनाएं, तो यहाँ पे सिमिलर वेरिएबल्स का हम ग्रुप बना सकते हैं एरे की मदद से। सो स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि हम सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स का भी ग्रुप बना सकते हैं और डिसिमिलर एलिमेंट्स का भी ग्रुप बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या होगा, उसका नेम भी होगा, उसकी एज भी होगी, उसका रोल नंबर भी होगा, उसका CGPA भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है और मार्क्स क्या है, यहाँ पे इंट टाइप की वैल्यू है, एज इंट टाइप की वैल्यू है, इसी तरह CGPA फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे या तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसके लिए सेपरेट वेरिएबल्स बना सकता हूँ, मार्क्स के लिए एक अलग वेरिएबल बना लूँगा, नेम के लिए एक अलग वेरिएबल बना लूँगा, इसी तरह एज के लिए एक अलग वेरिएबल बना लूँगा। बट यहाँ पे आप सोचें कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें जस्ट स्टूडेंट का डेटा नहीं होगा, उसमें स्टूडेंट का डेटा भी होगा, टीचर्स का भी डेटा होगा, फैकल्टी का भी डेटा होगा। तो स्टूडेंट का भी नेम होगा और यहाँ पे टीचर का भी नेम होगा, फैकल्टी वाले मेंबर का भी नेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, हमें ये याद रखने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी कि ये जो नेम है ये स्टूडेंट का है, टीचर का है या फिर फैकल्टी का है। इसी तरह जो एज है वो किसकी है, स्टूडेंट की है, टीचर की है या फिर फैकल्टी वाले मेंबर की है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रहता फैल जाएगा और हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि ये नेम किसका है। इसी तरह जैसे ही हमारा प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर बढ़ता जाएगा तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। तो इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक डेटा टाइप बना सकते हैं जिसके अंदर हम डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी स्टोर कर पाएँ। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया डेटा टाइप बनाते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा स्ट्रक्ट। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। सो हमारा जो नया डेटा टाइप होगा उसका नेम क्या होगा। जैसे हमारे पास एक डेटा टाइप है इंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराते हैं। इसी तरह हमारे पास एक डेटा टाइप है फ्लोट। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप का नेम डिफाइन करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डेटा टाइप का नेम रखता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराने वाले हैं। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एक ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पे हम वो वाले वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मैंने इंट टाइप की एक वैल्यू बना ली। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि यूज़र का नेम भी स्टोर कराना चाहता हूँ, स्टूडेंट का नेम। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराता हूँ, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि यूज़र का जो नेम होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। और अगर आपको स्ट्रिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस पर भी मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, नेम को स्टोर कराएंगे। इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स। आप चाहें तो इससे रिलेटेड और भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसा कि CGPA, स्टूडेंट की एज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट 3 ही वेरिएबल्स को रहने देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही इसका ब्लॉक एंड होगा तो आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा टाइप को डिफाइन किया। हमने कंपाइलर को बताया कि भाई साहब हमारा एक नया डेटा टाइप होने वाला है स्टूडेंट, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप बनाया तो इसकी वजह से कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि हमने डेटा टाइप का वेरिएबल नहीं बनाया। जब तक हम इंट टाइप का वेरिएबल नहीं बनाएंगे तो मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। हमने तो जस्ट यहाँ पे डिफाइन किया है डेटा टाइप को। सो अब मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट टाइप का। सो अगर हमने यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते इंट और आगे लिखते वेरिएबल का नेम। इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा टाइप का भी नेम लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, उसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम रखता हूँ S। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया S,
इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो अब क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम होगी। अब यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम होगी रोल नंबर के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी और यहाँ पे मार्क्स के लिए भी। सो यहाँ पे रोल नंबर एक इंट टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम होगी 4 बाइट्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग में जितने भी हम कैरेक्टर्स रखाएंगे तो उतनी ही मेमोरी कंज्यूम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अमार को स्टोर कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे 5 बाइट्स, और यहाँ पे अगर मार्क्स है तो इसके लिए भी ये इंट टाइप का है, तो यहाँ पे भी 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टोटल मेमोरी कंज्यूम होगी, 13 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम होगी। सो जैसे ही हम स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। जब भी हम स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, नेम एंड रोल नंबर एंड मार्क्स। इसी के हिसाब से क्या होगा, मेमोरी कंज्यूम होगी। सो हमने स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हम वैल्यू को भी असाइन करा सकते हैं। सो अगर मैं रोल नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू रखाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखूँगा, क्योंकि अगर ये लिख के इसके अंदर मैं कोई भी रोल नंबर असाइन कराता हूँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं S1 एंड S2, तो आप मुझे यहाँ पे बताएं कि ये जो रोल नंबर है ये किस स्टूडेंट का है, फर्स्ट स्टूडेंट का या फिर सेकंड स्टूडेंट का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा S1, उसके बाद हम लगाएंगे डॉट लगा के हम क्या कर सकते हैं कि इसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे ही हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो ये क्या होंगे, उसके मेंबर वेरिएबल होंगे। हर स्टूडेंट का अपना ही एक रोल नंबर होगा, अपना ही नेम होगा और अपने ही मार्क्स होंगे। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वाला वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगा के उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। सो इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ कि S1 का जो नेम है उसके अंदर भी वैल्यू रखा सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ S1 डॉट नेम, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करा देते हैं स्ट्रिंग अमार। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S1 के अंदर मार्क्स को भी स्टोर करा सकता हूँ। तो इसके मार्क्स यहाँ पे मैं रखता हूँ 90। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं डिक्लेयर करने के बाद। अगर आप चाहें तो डिक्लेयर करते वक्त भी यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और इसी सीक्वेंस के अंदर आप क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को असाइन कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा रोल नंबर, उसके बाद कॉमा और उसके बाद नेम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम रखता हूँ अमार, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क्स एंटर करवाता हूँ 90। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे S1 डॉट लगा के उसके रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को एक्सेस करना पड़ेगा। जस्ट हम रोल नंबर नहीं लिखेंगे, पहले हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके मेंबर वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं। सो हमने यहाँ पे देखा कि हमें एक नया डेटा टाइप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हमने यहाँ पे एक नया डेटा टाइप बनाया और उसके अंदर हम किस तरह से वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं, हमने ये देखा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे फंक्शंस को भी बना सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स की वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ S, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सेट स्टूडेंट डेटा, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर हम फंक्शंस को क्रिएट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के बाहर आके यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे सेट स्टूडेंट डेटा।
बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर आपने एक एंटिटी से रिलेटेड डेटा को स्टोर कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे फंक्शंस को ना बना के आप क्या करें, फंक्शंस को स्ट्रक्चर के अंदर बनाएं, क्योंकि एक एंटिटी से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं और जितने भी फंक्शंस हैं वो एक ही ग्रुप के अंदर होने चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कर सकते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस को क्रिएट करें। सी प्लस प्लस क्योंकि दोनों पैराडाइम्स को सपोर्ट करती है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी फंक्शंस को बना सकते हैं। सी लैंग्वेज में हम नहीं बना सकते। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सेट स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर यूर रोल नंबर। सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे रोल नंबर इंटर करेगा। तो cn की मदद से हम क्या करेंगे, रोल नंबर की वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि जैसे ही हम फंक्शंस को स्ट्रक्चर के अंदर बनाएंगे तो हम डायरेक्टली सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस स्टूडेंट का रोल नंबर है। ये जो हमने 5 असाइन किया रोल नंबर के अंदर, ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा, s डॉट रोल नंबर। इसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शंस हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो हम स्टूडेंट का डेटा सेट कर रहे हैं किस वेरिएबल के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे s डॉट लगाना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा कि s वेरिएबल के लिए हमने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, रोल नंबर में वैल्यू रखानी है। तो टेक्निकली मैंने आपको बताया कि जस्ट हम रोल नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि ये रोल नंबर किस वेरिएबल का है, किस स्टूडेंट का है। बट अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर हैं और हम एक फंक्शन के अंदर हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रोल नंबर। वो क्यों, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस स्टूडेंट का रोल नंबर है, जिस स्टूडेंट ने, जिस वेरिएबल ने इस फंक्शन को कॉल किया होगा ये रोल नंबर उसी स्टूडेंट का होगा। यूज़र जो रोल नंबर एंटर करेगा वो किसका होगा, s का होगा, क्योंकि s ने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मेंबर वेरिएबल्स को। तो इस तरह क्या होगा, रोल नंबर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र से उसका नेम लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर यूर नेम। सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे नेम इंटर करेगा। सो स्ट्रिंग वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था कि अगर आप cn की मदद से यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसे रखाएंगे स्ट्रिंग के अंदर तो आप जस्ट एक ही वर्ड को इंसर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक वर्ड के बाद जैसे ही आप स्पेस देंगे तो कंपाइलर क्या करता है, उसे डिलिमिटर मानता है और कंपाइलर ये समझता है कि स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आ चुकी है। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। गेट लाइन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे cn और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो कि है नेम। तो इस तरह क्या होगा कि नेम वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। बट स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था कि इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेने के बाद अगर आप स्ट्रिंग में वैल्यू लेते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, बफर से वैल्यू को उठाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बफर को क्लियर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे cn डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ करना है। तो क्या होगा, वैल्यू बफर से नहीं उठाई जाएगी। तो यूज़र से स्ट्रिंग लेने के लिए आपने क्या करना है, गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करना है। बट उससे पहले आपने क्या करना है, इग्नोर फंक्शन का यूज़ करना है, cn डॉट इग्नोर।
तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज़र से मार्क्स लेता हूँ। तो इंटर यूर मार्क्स, सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे मार्क्स को इंटर करेगा। क्योंकि एस स्टूडेंट ने इस फंक्शन को कॉल किया था, तो ये रोल नंबर, ये नेम और जो मार्क्स होंगे वो किसके होंगे, एस स्टूडेंट के होंगे। तो एस के अंदर अब 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, रोल नंबर भी आ चुका है, नेम भी आ चुका है और मार्क्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन को कॉल करता हूँ एस की मदद से, एस डॉट शो स्टूडेंट डेटा। और अब यहाँ पे जैसे ही हम फंक्शन बनाते हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। और यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं शो स्टूडेंट डेटा, और क्योंकि यहाँ पे भी हम कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसका रिटर्न टाइप लिखता हूँ वॉइड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ को प्रिंट करा देता हूँ। सो योर रोल नंबर इज़, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रोल नंबर को प्रिंट करा देते हैं। तो अब ये रोल नंबर किसका होगा, जिस वेरिएबल ने इसे कॉल किया था। अब शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को किसने कॉल किया था, एस ने, तो यहाँ पे रोल नंबर एस का होगा। और एस के अंदर तो ऑलरेडी इस फंक्शन की मदद से वैल्यूज़ आ चुकी हैं, वही वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। सो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, योर नेम इज़, और यहाँ पे नेम को हम प्रिंट कराएंगे, और यहाँ पे योर मार्क्स आर, और यहाँ पे हम मार्क्स को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स। तो इस तरह हमने देखा कि हम एक नया डेटा टाइप किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल्स किस तरह से बना सकते हैं, और उसके लिए हम फंक्शंस को किस तरह से बना सकते हैं। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर यूर रोल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करता हूँ 1, और यहाँ पे नेम में एंटर करता हूँ टेक्निकल अमर, और यहाँ पे मार्क्स में एंटर करता हूँ 90। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें डेटा शो हो रहा है, यूर रोल नंबर इज़ 1, यूर नेम इज़ टेक्निकल अमर एंड यूर मार्क्स आर 90। सो आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो लेंथी है, बट मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और वैसे भी हम यहाँ पे वीडियो को एंड ही करने वाले हैं। जस्ट हम एक कंसेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, डेटा हाइडिंग का, या फिर आप कह सकते हैं कि डेटा सिक्योरिटी का। उसके बाद हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र ने एंटर कराना है रोल नंबर। अब यहाँ पे हो सकता है कि डेटा करप्ट हो जाए, अब हो सकता है कि यूज़र यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर दे नेगेटिव में, बट रोल नंबर तो नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो स्ट्रक्चर बनाने वाले ने कहा कि यहाँ पे डेटा करप्ट हो सकता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही हमने यूज़र से रोल नंबर ले लिया, तो यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगाई कि अगर रोल नंबर की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी नेगेटिव में होगी, तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर की वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ रोल नंबर को रखा देंगे रोल नंबर के अंदर। तो अगर वैल्यू नेगेटिव में होगी रोल नंबर की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वापस रोल नंबर के अंदर हम रखा देंगे। तो इस तरह स्ट्रक्चर बनाने वाले ने क्या किया कि डेटा को करप्ट होने से बचा लिया। बट अगर आप यहाँ पे देखें, हो सकता है कि एक डेवलपर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है, बट मेन फंक्शन को कोई और डेवलपर बना रहा है। अब मेन फंक्शन वाले को तो पता नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाले को लगा कि यहाँ पे डेटा करप्ट हो सकता है, तो उसने रोल नंबर की वैल्यू को यहाँ पे करप्ट होने से बचा लिया। बट मेन फंक्शन वाला यहाँ पे रोल नंबर को एक्सेस कर सकता है। अब एस के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स।
उसके बाद अगर यहाँ पे मेन फंक्शन बनाने वाला चाहे तो वो एस वेरिएबल का जो रोल नंबर है उसे चेंज कर सकता है, उसके अंदर नेगेटिव में वैल्यू रखा सकता है। अब अगर वो यहाँ पे 10 असाइन करा देता है तो क्या होगा, यहाँ पे रोल नंबर की जो न्यू वैल्यू होगी वो होगी -10, तो डेटा क्या हो जाएगा, फिर भी करप्ट हो जाएगा। हालांकि स्ट्रक्चर बनाने वाले ने यहाँ पे डेटा को करप्ट होने से बचाया कि अगर यूज़र रोल नंबर की वैल्यू नेगेटिव में एंटर करेगा तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। बट फंक्शन कॉल हो जाने के बाद अगर मेन फंक्शन वाला चाहे तो इसे चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे डेटा हमारा सिक्योर नहीं होगा, करप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है डेटा हाइडिंग का। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इन्हें प्राइवेट बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, जिनमें से एक होता है प्राइवेट। अब प्राइवेट कीवर्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। तो क्या होगा, इसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं और जितने भी फंक्शंस हैं वो हो जाएंगे प्राइवेट। जब ये प्राइवेट हो जाएंगे तो हम मेन फंक्शन से रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो अगर हम यहाँ पे मेन फंक्शन से नेम को, रोल नंबर को या फिर मार्क्स को या फिर किसी भी फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो सेट स्टूडेंट डेटा है वो क्या है, प्राइवेट है। इसी तरह रोल नंबर भी प्राइवेट है, इसी तरह बाकी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, प्राइवेट हैं, तो हम उन्हें बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे सेट स्टूडेंट डेटा को, रोल नंबर को या फिर शो स्टूडेंट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से, क्योंकि ये प्राइवेट हो चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शंस को प्राइवेट नहीं बनाएंगे बल्कि इन्हें बनाएंगे पब्लिक, ताकि हम मेन फंक्शन से फंक्शंस को एक्सेस कर पाएँ। तो क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे ही सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक है। हम यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स क्या है, प्राइवेट हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया पब्लिक, तो इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो पब्लिक होंगी, जैसे कि यहाँ पे सेट स्टूडेंट डेटा और यहाँ पे शो स्टूडेंट डेटा, ये क्या होंगे, पब्लिक होंगे। तो इन्हें हम बाहर से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे एस की मदद से हमने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया तो हम कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर यूज़र रोल नंबर की वैल्यू नेगेटिव में एंटर करेगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाले ने उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे डेटा करप्ट नहीं होगा। और मेन फंक्शन वाला तो वैसे भी रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स क्या हैं, प्राइवेट हैं। सो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब हमारा डेटा सिक्योर हो चुका है, क्योंकि हमने वेरिएबल्स को यहाँ पे प्राइवेट बना दिया है, तो बाहर से कोई भी इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएगा। जस्ट हम इन्हें एक्सेस कर पाएंगे फंक्शन के अंदर से। तो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को सिक्योर करने वाली लॉजिक को भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 2 एक्सेस स्पेसिफायर्स को देखा, प्राइवेट एंड पब्लिक को। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, एक और एक्सेस स्पेसिफायर्स को भी देखेंगे जो कि है प्रोटेक्टेड। सो इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में हम इसे भी काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपली कन्वर्ट कर देता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बजाय यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करें क्लास, तो ये क्या होगी, क्लास बन जाएगी। और इसी तरह अब हमने जो स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाया, अब हम इसे वेरिएबल नहीं बल्कि कहेंगे ऑब्जेक्ट। सो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि क्लास क्या होती है। क्लास एक डिस्क्रिप्शन होती है, या फिर आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह का होने वाला है। अब क्लास की मदद से हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर 3 मेंबर वेरिएबल्स होंगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। इसी तरह क्लास की मदद से ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर 2 फंक्शंस होंगे, सेट स्टूडेंट डेटा एंड शो स्टूडेंट
डेटा। सो जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास की मदद से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कौन से फंक्शंस होंगे। सो क्लास क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है जिसकी मदद से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह का होने वाला है। इसी तरह ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक एग्जाम्पल है या फिर आप कह सकते हैं कि एक इंस्टेंस है जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने देख लिया, क्लास को हमने देख लिया, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फंक्शंस होते थे उन्हें हम स्ट्रक्चर से बाहर बनाते थे। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम फंक्शंस को बनाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर या फिर क्लास के अंदर। तो ये कंसेप्ट कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि एक एंटिटी से रिलेटेड, एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसे एक ग्रुप के अंदर होना चाहिए, चाहे उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं और चाहे उससे रिलेटेड वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या है, इनकैप्सुलेशन है कि जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए। सो स्ट्रक्चर एंड क्लास में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास, तो ये क्लास बन जाएगी, और इसके वेरिएबल को अब हम वेरिएबल नहीं बल्कि कहेंगे ऑब्जेक्ट। एक और मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जैसे ही यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ ना करें तो स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं या फिर फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। इन्हें हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ ना करें तो स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, पब्लिक होंगे। बट क्लास के अंदर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर ना लगाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो मेंबर्स होंगे वो पब्लिक नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा कि सेट स्टूडेंट डेटा, शो स्टूडेंट डेटा, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स क्या है, प्राइवेट हैं। हालांकि हमने यहाँ पे प्राइवेट को मेंशन नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि वापस इसे क्लास में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करता हूँ। तो जस्ट यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर कि इसमें हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास के लिए और इसका जो वेरिएबल होगा उसे हम वेरिएबल नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट कहेंगे। और तीसरा डिफरेंस क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके मेंबर प्राइवेट होंगे, स्ट्रक्चर में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके मेंबर पब्लिक होते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लास से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स को देख लेते हैं। सो क्लास क्या है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट विच डिफाइंस सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। क्लास क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके वेरिएबल्स को और फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स। सो क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स। कुछ लोग उसे एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और कुछ लोग उसे डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। इसी तरह क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस, यानी कि ऑब्जेक्ट के फंक्शंस। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग उन्हें मेथड्स भी कहते हैं, एक्शंस भी कहते हैं और बिहेवियर्स भी कहते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसके अंदर आपको C++ की तमाम वीडियो सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ। सो इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।